हेलो एवरीवन। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो आज वाले इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। ये एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है और इसका पीरियड में और ग्रुप में किस तरीके से वेरिएशन रहता है, ठीक है, मतलब क्या ट्रेंड रहता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो एटॉमिक रेडियस होता है उसका क्या ट्रेंड रहता है जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं या फिर किसी ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो किस तरीके से उसमें चेंजेस आते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस करा था। आज हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों, यहाँ पर देखो, ये एक एटम है, ठीक है, ये बीच में न्यूक्लियस है और हम लोगों को पता है कि जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, उस पर न्यूक्लियस क्या करेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाता है ना। उसके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R²। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो कि न्यूक्लियस का चार्ज है और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में यहाँ पर लग रहा होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मजबूती से बंधा हुआ है। अब इस इलेक्ट्रॉन को मुझे रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो जो एनर्जी का अमाउंट होता है उसी को क्या बोला जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं हम। डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from an isolated gaseous atom from outermost shell। इसको ऐसे लिख देते हैं, from outermost shell of an isolated gaseous atom। ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन वाली बात। डेफिनेशन क्या बोलती है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम के बाहर वाले शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है, तो बच्चों हम इसको अगर यहाँ से निकालेंगे तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर इसके अट्रैक्शन फोर्स में बंधा हुआ है। ठीक है, तो एनर्जी जब हम इसको देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंफिनिटी पर चला जाएगा। ठीक है, इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, आप लोग 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसको ढंग से पढ़ोगे। ठीक है, इंफिनिटी का मतलब उसमें वो जो इलेक्ट्रॉन है ना उसने न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को बिल्कुल छोड़ दिया है, वो बिल्कुल फ्री हो चुका है, अब उस पर कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है न्यूक्लियस का, तो ये इंफिनिटी पर चला गया। और बच्चों हमारे लिए इंफिनिटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि डिपेंड करता है आप किसके लिए बात कर रहे हो। अभी जैसे ये इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन के लिए इंफिनिटी का मतलब कितना हो सकता है, सेंटीमीटर्स में। ठीक है, क्योंकि जो एटम की रेडियस होती है वो नैनोमीटर्स में होती है, तो अगर ये इंफिनिटी पर जा रहा है तो मतलब कुछ सेंटीमीटर पर गया है। ठीक है, तो वही बात है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम ही हमने क्यों बोला। ठीक है, सबसे पहली बात तो हम किसी एक मेटल के लिए, किसी एक एटम के लिए बात कर रहे हैं, किसी एक एटम के लिए बात कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होना जरूरी है, वो आइसोलेटेड होना जरूरी है। ठीक है, और आइसोलेटेड सॉलिड स्टेट में तो नहीं रहेगा, आइसोलेटेड सॉलिड स्टेट में नहीं रहेगा। आइसोलेटेड स्टेट कहाँ पर मिल सकती है, गैसियस में। जब गैसियस स्टेट होती है उसमें एटम कैसे हो सकते हैं, आइसोलेटेड। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम के बाहर वाले शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है
उसको क्या बोला जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब हम आइसोलेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों हमें स्टडी करना है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, उसके एक एटम के लिए। ठीक है, एक एटम के लिए कितनी एनर्जी लग रही है। अगर मैं बहुत सारे एटम के लिए बात करूं तो वहां पर मुझे एक्यूरेट एनर्जी नहीं पता लगेगी। ठीक है, जैसे मुझे किसी क्लास में 10 बच्चे हैं, वहां पर पता करना है कि कौन ज्यादा चॉकलेट्स खाता है। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने बहुत सारी चॉकलेट्स क्लास में लाके रख दी, तो कोई कम खाता है, कोई ज्यादा खाता है। ठीक है, तो सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, तो वहां पर मैं ये नहीं बता पाऊंगी कि किसके लिए कितनी चॉकलेट रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर मैं एक एक बच्चे को अलग अलग बैठा दूंगी तो मुझे एक्यूरेटली पता लगेगा कि ये इतनी चॉकलेट खाता है। ठीक है, तो वही चीज है, मतलब हमें आइसोलेट करना पड़ेगा, तब जाकर हम पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए बता पाएंगे कि इसके लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है जब इसके बाहर वाले शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो। क्लियर। अब ये हो गई आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन वाली बात। अब इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो होगा क्या, जैसे कि कोई एटम है, ये क्या करेगा, M प्लस आयन बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज कर रहा होगा। कोई एटम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करा तो क्या बना, M प्लस आयन। ठीक है, अब इसके लिए मान लो यहाँ पर डेल्टा H एनर्जी है। ठीक है, यहाँ के लिए ये जो रिएक्शन है इसके लिए हीट एनर्जी कितनी है, डेल्टा H। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो डेल्टा एच है ना बच्चों, इसकी वैल्यू दो तरह से हो सकती है, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है इसका मतलब हीट एनर्जी वहां पर क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, और डेल्टा एच अगर नेगेटिव है इसका मतलब हीट एनर्जी वहां पर रिलीज हुई है। क्लियर। तो ये जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको क्या बोला जाता है, एंडोथर्मिक। वो प्रोसेस किसमें आते हैं, एंडोथर्मिक में। और हीट एनर्जी रिलीज होती है वो कौन से होते हैं, एक्सोथर्मिक। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर हीट एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एनर्जी हम लोगों को देनी पड़ रही है, तब जाकर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, और ये जो प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, हीट एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं, इसकी यूनिट की बात करते हैं। ठीक है, भाई आयनाइजेशन एनर्जी है तो एनर्जी का कुछ वहां पर हम मेजरमेंट करेंगे, तो उसके लिए कौन सी यूनिट यूज की जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम मतलब एक एटम के लिए इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है उसके बाहर वाले शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। इसका मतलब ये है। ठीक है, और हम लोगों को पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 into 10 raised to power -90 जूल्स होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कभी आप लोगों से जूल्स में एनर्जी निकलवाई जाए, है ना, तो आप इस तरीके से वहां पर निकाल पाओगे। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किलो जूल पर मोल। ठीक है, मतलब एक मोल एटम्स के लिए इतनी किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.023 into 10 raised to power 23 एटम्स। ठीक है, तो उतने एटम्स के लिए इतनी किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इक्वल्स टू होता है 96 किलो जूल पर मोल। कहीं पर अगर आपको जरूरत पड़े तो इसका यूज कर सकते हो। तो ये तो हो गई बच्चों यूनिट वाली बात, है ना, ये हमारे उतने काम की नहीं, कहीं कहीं पर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कैलकुलेशन वाले, तो हो सकता है कि काम है, बाकी हम इसको समझते हैं। ठीक है, हम आयनाइजेशन एनर्जी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी है ना, और इसका हमें वहां पर ट्रेंड देखना है कि किस तरीके से इसमें
चेंजेस आ रहे हैं, मतलब वो या तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं या फिर डिक्रीज हो रही है, क्या रहता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है बच्चों, समझो। जैसे कि ये एटम है ना, इसने M प्लस आयन बनाया एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके। ठीक है, तो M से M प्लस बनने में यहाँ पर कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड रही होगी, उसको हमने क्या नाम दिया, IV1। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन निकाला, M प्लस से हम क्या कर रहे हैं, एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो उससे क्या बनेगा, 2 प्लस आयन बनेगा। ठीक है, और इसकी करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, IV2। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने एक एनर्जी दी तो वो सारे प्रोसेस के लिए बराबर रहेगी। ठीक है ना, मतलब कुछ एनर्जी आपने दी तो उससे M प्लस आयन बना जो इसके लिए रिक्वायर्ड रहेगा, फिर आपने कुछ एनर्जी दी उससे M+2 आयन बना, आपने फर्दर क्या करा, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। ठीक है, तो M2 प्लस से क्या बनेगा बच्चों, M3 प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिया। इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, IE3। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये डिस्कस करना है कि क्या ये जो आयनाइजेशन एनर्जी 1 है, 2 है और 3 है, इसका अमाउंट हर बार सेम रहेगा या फिर नहीं रहेगा, और अगर नहीं है तो वहां पर क्या रिलेशन होता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों क्या रहता है, IV1, IV2 और IV3, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी 1 का अमाउंट हमेशा कम रहता है आयनाइजेशन एनर्जी 2 से, 2 का कम रहता है 3 से। ठीक है, अब इसके पीछे क्या रीजन है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ऑलवेज। ठीक है, ऐसा हमेशा होगा। ठीक है, आप लोगों को ये पता होगा कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस बहुत सारे आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए आप अलग अलग आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हो, इसका मतलब वहां पर हमेशा यही रिलेशन होने वाला है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, यहाँ पर देखो आप, पहले वाले केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा रहे हैं। ठीक है, अब वहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, तो कुछ एनर्जी हमने दी उससे M प्लस आयन बन गया। ठीक है, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, जो M प्लस आयन है उससे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, वहां पर न्यूक्लियर चार्ज अब डोमिनेट करेगा, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो क्या है, उतने ही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मजबूती से पकड़े में रखेंगे। ठीक है, तो वहां पर हमें एनर्जी अब ज्यादा देनी पड़ेगी, उस प्रोसेस के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड रहेगी। तो ठीक है, तो IV2 का अमाउंट क्या होगा बच्चों, ज्यादा। ठीक है, अब देखो M+2 बन गया, M+2 से आप M+3 और कैटायन बनाना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी लगेगी बच्चों वो उससे भी ज्यादा रहेगी, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतने ही है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन तो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर चार्ज से लड़ने वाले अब कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब डोमिनेट कौन कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वहां पर ज्यादा मजबूती से बंधा रहेगा न्यूक्लियस से, और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी वहां पर रिक्वायर्ड रहेगी, तो IV3 का अमाउंट सबसे ज्यादा होगा। अगर हम किसी एलिमेंट के लिए बहुत सारे आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो मतलब IV4 उसका और ज्यादा रहेगा, IV5 और ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये हमेशा करेक्ट है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर की आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है ना, मतलब ऐसे क्या फैक्टर है जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी में चेंजेस आते हैं, मतलब वो कम है ज्यादा है, वो सब। फैक्टर्स
on which ionization energy depend। ये यहाँ पर हम फैक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ जो कि एक जनरल डाउट है। बच्चे बोलते हैं कि मैम यहाँ पर केटायन बन रहा है, ऑलवेज यहाँ पर जैसे केटायन हम बनाते हैं जैसे कि M+ बना, M2+ बना, M3+ बना, तो हमने इसका नाम केटायनाइजेशन एनर्जी क्यों नहीं रख दिया, जबकि इसका नाम क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो बच्चों अभी आप लोग इतना ही पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना। तो ये भी तो हो सकता है कि आपने ऑक्साइड आयन से, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, O2- आयन है, उससे आपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, वो भी आयनाइजेशन एनर्जी है, वो भी क्या है, वो भी आयनाइजेशन एनर्जी है। उसको हम ऐसे नहीं कि जैसे यहाँ पर क्या बन रहा है, M2+ बन रहा है, तो आप O2- से कुछ एनर्जी इसको दो, कुछ एनर्जी का अमाउंट आप इसको दोगे, तो क्या बनेगा, O बन गया, न्यूट्रल एटम बन गया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इसने पहले से एक्सेप्ट किए हुए हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, आपने इसको कुछ एनर्जी दी, ठीक है। मान लो हम एक एक करके बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या बना, ये O2- है, अब ये O- बना और एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिमूव हुआ। अब O- से मुझे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उससे एज अ प्रोडक्ट O बनेगा और साथ में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर माइनस चार्ज आ रहा है, न कि पॉजिटिव, तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहे, ये नेगेटिव भी हो सकता है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब बस इतना है कि आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो आउटर मोस्ट शेल से, क्लियर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड। सबसे पहले हम लिखते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज पर आयनाइजेशन एनर्जी किस तरीके से डिपेंड करती है, देखो ये 2 एटम है ना, एक छोटा है साइज में, एक बड़ा है, ठीक है। तो अब आप लोग देखकर बताओ कि इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ से आसान रहेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना कहाँ से आसान रहेगा, फिर ये छोटा है ना, छोटा एटम है, तो इसका न्यूक्लियस का चार्ज क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। न्यूक्लियस इस पर क्या करेगा, ज्यादा यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स बनाए रखेगा, ठीक है। और जब बड़ा एटम रहेगा तो उसकी बाहर वाली शेल भी क्या रहेगी, बहुत ज्यादा दूर रहेगी, तो जो उसका इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल का, उसको निकालना क्या रहेगा, आसान रहेगा, ठीक है। तो एटॉमिक साइज पर कैसे डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, ठीक है बच्चों। साइज जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा, साइज ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कम, साइज कम है मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा मजबूती से न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी वहां पर ज्यादा रहेगी। अगर एटम की साइज क्या है, ज्यादा है, एटम बड़ा है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या रहेगा, आसान रहेगा, मतलब उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या रहती है, कम, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला फैक्टर पढ़ते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। या फिर इसको हम एनसी लिखते हैं, न्यूक्लियर चार्ज एनसी, ठीक है। अब न्यूक्लियर चार्ज पर आयनाइजेशन एनर्जी किस तरीके से डिपेंड करती है, देखो बच्चों, एक न्यूक्लियस है जिसमें कि 3 प्रोटॉन है, ठीक है, तो 3 प्रोटॉन की वजह से वहां पर क्या चार्ज रहेगा, +3, तो 3 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे, जहां पर ज्यादा प्रोटॉन है तो उसकी वजह से ज्यादा चार्ज रहेगा न्यूक्लियस का, तो उस वजह से ज्यादा प्रोटॉन ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींच कर रखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जहां पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहता है उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहती है, और
चार्ज कम रहता है उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी कम रहती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर किस तरीके से डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी, देखिए यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट हम लोगों के लिए जरूरी है जानना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोगों को लिखना आना चाहिए। तो वो वाला आप वीडियो मेरा देख सकते हैं जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया है। ठीक है, उससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर कैसे डिपेंड करेगा मैं आप लोगों को बता दूं कि जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना बच्चों, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्या होता है, टफ। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाना क्या होता है, टफ होता है। ठीक है, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल चुका है, ठीक है, तो वो वहां से अपनी जगह क्यों छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। आप उसको एनर्जी दे दो भले, ठीक है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन को वहां पर निकालना क्या रहता है, टफ रहता है, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है। इस तरीके से समझिए, जैसे कि कोई शैतान बच्चा है, ठीक है, शैतान बच्चा क्लास में रहता है तो वो कहाँ पर बैठना प्रेफर करता है, वो लास्ट बेंच पर स्टेबिलिटी चाहता है ना, उसकी स्टेबिलिटी कहाँ पर है, लास्ट बेंच पर। तो अगर आप उसको बोलोगे तब भी वो आगे नहीं आएगा, अपनी जगह को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या रहता है, टफ। ठीक है, अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है हाफ फिल्ड और दूसरा होता है फुल फिल्ड। हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि हम बात करें पी सबशेल, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं और उसमें मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 6। ठीक है, तो वो हाफ फील्ड कब रहेगा, जब उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। या फिर हम डी की बात करें, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, मैक्सिमम हम उसमें 10 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं, तो इसका हाफ रेट कितने पर होगा, 5 पर। ठीक है, फुल फिल की हम यहाँ पर एक बात करें B6 और B10। ठीक है, फुल फिल इसको बोला जाएगा। तो बच्चों जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल रहते हैं, हाफ फील्ड सबशेल रहेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा, टफ रहेगा, और साथ में फुल फिल वाले से भी टफ रहता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक लिखा हुआ है 2p2 2p3 और 2p4। ठीक है, तो 2p2 से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना और 2p3 से रिमूव करना और 2p4 से रिमूव करना है ना, यहाँ से कौन सा प्रोसेस ज्यादा सही है, जिसमें कम एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी। ठीक है, मतलब देखो ये जो 2p3 है ना और ये 2p2 है, ये 2p4 है। 2p में इलेक्ट्रॉन कितने फिल हैं, 3 इलेक्ट्रॉन फिल है, और ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, ये हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलना नहीं चाहेगा, वो यहाँ पर स्टेबल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना टफ है, तो इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या रहती है, ज्यादा रहती है, तो इसके लिए ज्यादा रहेगी इनके कंपैरिजन में। ठीक है, अब इस पर बात करते हैं हम, जैसे कि P6 है, 2p6 हो गया, ये 3d10 है, तो इनके लिए आयनाइजेशन एनर्जी का अमाउंट क्या रहता है, ज्यादा। क्लियर? अब इसके बाद हम बात करते हैं अगला फैक्टर,
इफेक्ट, या फिर इसको बोल सकते हैं सबशेल इफेक्ट। अगला फैक्टर है पेनिट्रेशन इफेक्ट, सबशेल इफेक्ट। ठीक है, तो बच्चों पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? सबशेल के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो 4 सबशेल होते हैं, एस, पी, डी और एफ, है ना। तो पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा किसका रहता है? एस का, फिर पी का, फिर डी का और फिर एफ का। ठीक है, मतलब ये जो एस होता है ना बच्चों, एस कैसा होता है? सर्कुलर होता है। ठीक है, और ये जो पी है, पी कैसे होते हैं? डम्बल होते हैं। डी कैसे होते हैं? डबल डम्बल होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनका शेप रहता है। और जो एफ होता है वो बहुत ही ज्यादा डिस्पर्स होता है ना। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? जैसे कि हम बात करें, हम अगर एस से इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं ना, एस वाले सबशेल से, ठीक है, तो एस वाले सबशेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा टफ रहेगा। जैसे कि एक 3s है, एक 3p है, एक 3d और एक है 3f। ये तो नहीं हो सकता। हम बात करें जैसे कि 4s है, 4s, 4p, 4d और 4f। ठीक है, तो 4s का इलेक्ट्रॉन जो रहेगा ना बच्चों, 4s के इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन को अगर 4s का जो इलेक्ट्रॉन है वहां से मुझे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहती है। ठीक है, और फिर 4p, फिर 4d, फिर 4f। ठीक है, क्योंकि जो s सबशेल रहता है उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या रहता है? ज्यादा रहता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या है? एक सर्कल के अंदर है, तो सर्कल के अंदर क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो वहां से क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं जो कि हमारा मेन टॉपिक है, जिसके लिए हम ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या है? ट्रेंड। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड रहता है? हम मेनली दो तरह से बात करते हैं, एक पीरियड के लिए और दूसरा ग्रुप के लिए। ठीक है, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन किस तरीके से रहता है? देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं अलोंग द पीरियड। ठीक है, अलोंग द पीरियड, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डाउन टू ग्रुप। अलोंग द पीरियड में क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियर चार्ज क्या रहता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज वहां पर इंक्रीज होता है। हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस में भी पढ़ा है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस कम क्यों होती जाती है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज वहां पर इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज से हमने क्या रिलेशन देखा था? न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। ठीक है, तो अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। मतलब आप बात करो एस ब्लॉक के लिए, तो एस से जैसे आप पी की तरफ जाओगे, है ना, लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी का अमाउंट क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखते हैं डाउन टू ग्रुप। डाउन टू ग्रुप, डाउन टू ग्रुप में क्या होगा बच्चों? हमने साइज के बारे में पढ़ा। ठीक है, साइज के हिसाब से क्या रिलेशन था? आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के। ठीक है, जैसे कि हम बात करें फर्स्ट वाले ग्रुप की, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, अब हाइड्रोजन का जो एटम होता है बच्चों वो बिल्कुल छोटा होता है, धीरे धीरे क्या हो रही है? साइज इंक्रीज हो रही है ना, साइज ऐसे बढ़ती जा रही है। तो हम लोगों को पता है कि एटॉमिक साइज कम रहती है, उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या रहती है? ज्यादा रहती है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम ऊपर से नीचे यहाँ पर जा रहे हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी का अमाउंट क्या हो रहा है बच्चों? कम हो रहा है, क्योंकि एटॉमिक
साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, कम। मतलब सीजियम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या रहती है, सबसे कम। हम फ्रेंशियम की बात नहीं करते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, उसके लिए हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो सीजियम है बच्चों, उसका आयनाइजेशन एनर्जी इन सब में सबसे कम है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेंड रहता है आयनाइजेशन एनर्जी का पीरियोडिक टेबल में। अब इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है, और उन एग्जांपल्स में ही हम एक्सेप्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम फर्स्ट वाले पीरियड के एलिमेंट हैं, ठीक है। जब हम हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ जाएंगे तो पीरियड क्या होता है, पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो उस हिसाब से आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम क्या रहना चाहिए, ज्यादा, किससे, हाइड्रोजन से। और ये सही है क्योंकि बच्चों ये क्या है, ये इनर्ट गैस है, ये नोबल गैस है, केमिकली इनर्ट है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करेगा इजीली, ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करेगा, इसके लिए एनर्जी का अमाउंट बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, ठीक है। और उसके अलावा आप ऐसे भी देख सकते हो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1, इसका ये 1s2 है, और ये क्या है, स्टेबल है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और हम लोगों को पता है कि s का पेनिट्रेशन इफेक्ट भी क्या होता है, ज्यादा। तो सब तरीके से हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड पीरियड पर, ठीक है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में यहाँ पर लिखूंगी लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ठीक है। अब इनके लिए हम यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये किस तरीके से होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है पीरियड में, तो हम ऐसे 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 यहाँ पर मार्क करेंगे, ठीक है। क्योंकि पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लिथियम से जब आप नियोन की तरफ जाओगे तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, नियोन, ठीक है। अब बच्चों ये तो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, है ना, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या है, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ लिए हैं, अब फैक्टर्स, ठीक है, किन फैक्टर्स पर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, ठीक है। तो रियलिटी क्या है बच्चों, ये जो बेरिलियम है ना, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। और नाइट्रोजन के लिए देखो 1s2 2s2 2p3, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 1s2 2s2 2p4। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, हम इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा, 2s से, 2s से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमें रिमूव करना है, और बोरोन में इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा, 2p से, ठीक है। और जस्ट अभी हमने पढ़ा कि जो S होता है उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट भी ज्यादा होता है, ठीक है। और ये क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो उस वजह से क्या होगा कि जो बेरिलियम होता है ना बच्चों, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा होती है, बोरोन से, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर दो तरह से दिक्कत आती है, एक तो इस जगह आती है और दूसरी आती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है, 2p3 से, और ऑक्सीजन में कहाँ से निकलेगा, 2p4 से। अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि हाफ हाफ फील्ड स्टेबिलिटी क्या रहती है इलेक्ट्रॉन की, वहां पर ज्यादा रहेगी, मतलब हाफ फील्ड और जो सबशेल होते हैं
वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ज्यादा टफ है। ये भाई यहाँ पर खुश है, इसको अपनी ये जगह प्यारी है, तो ये अपनी जगह क्यों छोड़ेगा, ये रिमूव नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। मतलब इसके लिए एनर्जी का अमाउंट क्या रहता है बच्चों, ज्यादा रहता है, ठीक है, और इसके लिए कम रहेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ऑक्सीजन पहले आएगा, ऑक्सीजन से ज्यादा किसकी रहती है, नाइट्रोजन की, ठीक है। उसके बाद ऐसे कैसे ही आ जाएगा। तो रियलिटी ये है बच्चों, आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर एक तो इनके बीच में चक्कर है और एक यहाँ पर इसमें करेक्शन है, ठीक है। इस हिसाब से ये आयनाइजेशन एनर्जी का सही ऑर्डर है, ठीक है। इसके बाद देखो हम थर्ड पीरियड में जाते हैं, ठीक है। थर्ड पीरियड में होते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। तो उस हिसाब से ये कैसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, ठीक है। बट ये गलत है, इसमें भी क्या होगा, एल्यूमिनियम पहले आएगा, मैग्नीशियम बाद में आएगा, ठीक है। और ये यहीं पर आएगा, सल्फर पहले, फास्फोरस बाद में, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन। तो ये वाला सही है। थर्ड पीरियड में भी आपको इसका ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पर भी यही चीजें लागू हो रही है, ठीक है ना। जैसे बेरिलियम के नीचे कौन आता है, मैग्नीशियम आता है, तो मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन फैमिली के नीचे आने वाले मेंबर से ज्यादा रहेगी, और यहाँ पर भी ऐसे ही है, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला करते हैं, जब भी बच्चों डिफरेंट एलिमेंट की बात हो रही हो ना, जब भी डिफरेंट एलिमेंट की बात हो रही हो, तो आप लोग है ना ये जरूर देख लेना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखकर, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार आप लोग लिख लेना, और ये चेक कर लेना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव हो रहा है। अगर ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो उसकी करस्पॉन्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी का अमाउंट ज्यादा रहता है, ठीक है। और जो कम स्टेबल है उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देख लेना। यहाँ पर बच्चों ये जो ऑर्डर लिखा है ना मैंने, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। ये जो ऑर्डर है ये भी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, फर्स्ट, ठीक है। अगर इसी की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग निकालेंगे ना, वो अलग आएगी। ऐसा नहीं कि ये का ये हम वहां पर सीधा लिख देंगे भाई ये हमेशा के लिए सही हो गया, ऐसा नहीं है। वहां पर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम इसके लिए बात करें, ये जो है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, ये सेकंड पीरियड है। इसके लिए अगर हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, तो वहां पर बच्चों ये ऑर्डर नहीं रहेगा, ये वाला ऑर्डर नहीं रहेगा, क्या रहेगा, ठीक है। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में क्या रहता है, बेरिलियम का सबसे कम होगा, ठीक है। लिथियम का क्या रहेगा, सबसे ज्यादा। बेरिलियम, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नियोन, लिथियम, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, लिथियम में हमने एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकाला था, ये 2s1 था, है ना। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में हमने 2s से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी लगाकर अगला इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे, 1s में से। तो 1s में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, ठीक है। तो उसके लिए एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा एनर्जी हम लोगों को देनी पड़ेगी, ठीक है। तो लिथियम का यहाँ पर नियोन से भी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है, जबकि नियोन क्या है, एक आयनाइज, एक इनर्ट गैस है। नियोन क्या है, एक इनर्ट गैस है, उससे भी ज्यादा इसका अमाउंट हो गया। तो आप डायरेक्टली ये लर्न कर लीजिए, है ना। ये जो ऑर्डर है इसको लर्न कर लेना। मैंने इसको ऐसे लर्न किया हुआ है, बेक बन फोनेलिन, बेक बन फोनेलिन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आप लोगों से पूछा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन प्लस में आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है, ठीक है।
यहाँ पर हमको बताना है कि n और n+ में आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है। तो आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन को देखते ही नाइट्रोजन के लिए लिखोगे 1s2 2s2 2p3 और n+ के लिए क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो यहाँ से देखकर आप लोग क्या करोगे कि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है, 3 से निकालना है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप नाइट्रोजन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या करोगे, ज्यादा कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे 2p2 से निकलेगा, यहाँ पर 2p3 से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो आप इसके लिए ज्यादा लिख दोगे और वो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। ठीक है, वो आपके लिए सबसे बड़ी बेवकूफी है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 का अमाउंट हमेशा फर्स्ट वाली से ज्यादा होता है बिना किसी एक्सेप्शन के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हम नाइट्रोजन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब इसके लिए क्या रहेगा, आयनाइजेशन एनर्जी 1 है ना। अब आप n+ के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हो तो उसे n2+ बनेगा एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद, और वो क्या रहेगा Ie2। तो आप यही तो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो। क्वेश्चन में क्या पूछा है, नाइट्रोजन और n+ के बीच में आयनाइजेशन एनर्जी हमें बतानी है किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो n+ की आयनाइजेशन एनर्जी आप निकालोगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, n2+ बनेगा। ठीक है, और इसके लिए इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बनेगा, है ना। तो आपने क्या करा, ये फर्स्ट इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लिखी n+, ये Ie1 है। ठीक है, और ये जो अगला दिया हुआ है ना n+, वो यही है, वो यही है ना n+, इसी से आप अगला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो ये क्या रहेगा Ie2। तो हम लोगों को तो पता है ना कि सेकंड वाली आयनाइजेशन एनर्जी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। ठीक है, फर्स्ट वाले से। तो बच्चों करेक्ट आंसर क्या है, ये वाला। ठीक है, तो आप लोग ये बेवकूफी मत करना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को हर जगह लिखकर देखना है। एक ही एलिमेंट की अगर बात हो रही हो तो वहां पर ऑलवेज मैंने जो बताया था वो अप्लाई होगा, मतलब सक्सेसिव एनर्जी हम लिखते हैं तो Ie3 ज्यादा है, फिर Ie2, फिर Ie1। क्लियर। अब इसके बाद हम इसके बाद अगला एक्सेप्शन आता है ग्रुप नंबर 13 में। ग्रुप 13 में कौन से एलिमेंट आते हैं, बैंगन, आलू, गाजर, हिंद, केला। ठीक है, तो आप लोगों को तो पता है कि ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो आप क्या लिखोगे डायरेक्टली, ऐसे लिखोगे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, तो आप बॉन्ड का सबसे ज्यादा और इसका सबसे कम कर दोगे। बट ये गलत है, बट ये गलत है। ठीक है, अब सही क्या है, यहाँ पर देखो कुछ एक्सेप्शन आते हैं और वो मैंने आप लोगों को एटॉमिक रेडियस में भी बताया था। इसको इस तरीके से लर्न करना। ये मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स को लिख दिया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी किस तरीके से रहती है, बोरोन की सबसे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद किसका नंबर आता है, Tn का। Tn के बाद किसका नंबर आएगा, गैलियम का। उसके बाद एल्यूमिनियम और उसके बाद इंडियम। ठीक है, इस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी रहती है फर्स्ट वाली 13 ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, ये जो Tn एलिमेंट है ना, ये जो Tn एलिमेंट है इसमें क्या लग रहा है यहाँ पर लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से
इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा हो गया। मतलब ये जो कहां पर आने वाला था, सबसे बाद में आने वाला था, लेकिन इसका बोरोन के जस्ट बाद में आ रहा है, मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है कंपेयर करें तो। अब ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, यहाँ पर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आता है क्योंकि ये जो एलिमेंट है ना, इसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है। इससे पहले कौन से एलिमेंट आ जाते हैं, एफ ब्लॉक वाले, एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट आते हैं, और उस वजह से लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों को किस में फिल होते हैं, वहां पर 4f सबशेल में। 4f सबशेल में इलेक्ट्रॉन फिल होने की वजह से साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। साइज इतनी ज्यादा कम हो जाएगी तो इसकी साइज तो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। जब साइज कम होती है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या रहती है, ज्यादा। अब जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल का, उस पर ज्यादा इफेक्ट किसका रहता है, न्यूक्लियस का। वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स में है और उसको वहां से रिमूव कर पाना बहुत ज्यादा टफ रहेगा, तो टीएल का सबसे यहाँ पर ज्यादा रहेगा। अब इसके बाद हम 14 ग्रुप की बात करें, 14 ग्रुप। ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाँ, ये टीएल तो हो गया, टीएल में तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है। इसके बाद ये जो गैलियम है ना बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है। दिस इज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था क्योंकि वही काम आया था, ठीक है। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बच्चों, ये जो गैलियम है ना, इससे पहले भी कौन से एलिमेंट आ जाते हैं, डी ब्लॉक वाले। डी ब्लॉक के एलिमेंट से तो इलेक्ट्रॉन वहां पर कौन से में फिल होगा, डी सबशेल में। और हम लोगों को पता है कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो एस का सबसे ज्यादा, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का, ठीक है। हालांकि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन इससे पहले इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें फिल हुए होंगे, डी सबशेल में। और डी सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शील्डिंग कम प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है ना। वो शील्डिंग कम प्रोवाइड करवाते हैं और उस वजह से साइज क्या होगा, वहां पर कम होगा, और उस वजह से क्या होता है, इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी, ठीक है, गैलियम की। इसके बाद हम ग्रुप नंबर 14 की बात करते हैं। ग्रुप 14 में एलिमेंट्स आते हैं ये, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक्सपेक्टेशन क्या है, कार्बन का सबसे ज्यादा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, फिर लेड, ठीक है। ये आपका एक्सपेक्टेशन है, बट रियलिटी क्या है वो देखो। रियलिटी क्या है बच्चों, कार्बन पहले आएगा, सिलिकॉन भी पहले ही है, जर्मेनियम भी पहले ही है, चक्कर कहाँ पर है, लेड पहले आता है, टिन बाद में आता है। लेड पहले आता है, टिन बाद में आता है, और इसके पीछे भी क्या रीजन है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट की वजह से क्या होता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन आता है, साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है, एफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। एफ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम शील्डिंग प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि उनका जो शेप होता है ना बच्चों, वो ज्यादा डिस्पर्स होता है, वो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को नहीं बचा पाते, और उस वजह से क्या रहता है, साइज वहां पर थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट में रहता है, कॉन्ट्रैक्शन में रहता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ एप्लीकेशन। आयनाइजेशन एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा। अब ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है उससे क्या चीजें डिफाइन हो सकती है, उससे मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिफाइन होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। और आयनाइजेशन एनर्जी से हम लोग क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना।
इलेक्ट्रॉन रिमूव हो पा रहा है इजीली, इसका मतलब उसके मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, अच्छे हैं। वो मेटल क्या है, अच्छी है। मतलब मेटल हम किसी को बोलते हैं तो उसमें मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। क्लियर। तो आयनाइजेशन एनर्जी कम रहती है तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल क्या रहता है, इजी। ठीक है, ये इजी है, दैट मीन्स मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, इंक्रीज हो रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी कम, इलेक्ट्रॉन रिमूवल इजी, तो मेटेलिक कैरेक्टर अच्छे, है ना। और आयनाइजेशन एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाना क्या है, टेढ़ी की है ना, टफ है वो। तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल अगर टफ है, इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज। तो आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हो कि अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है बच्चों वो क्या हो रहे होंगे, डिक्रीज। ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या हो रहा है बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं और नॉन मेटल को हम उल्टा मानते हैं, तो यहाँ पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं और यहाँ पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं। क्लियर। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। ठीक है, तो आप लोग कंपेयर करिए ना, हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसके बिल्कुल लेफ्ट में कौन है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और वो क्या है, मेटल्स हैं। आप जब एस से पी की तरफ जाते हो तो वहां पर कौन आते हैं, वहां पर नॉन मेटल्स है। ठीक है, क्योंकि उधर नॉन मेटल्स है, आयनाइजेशन एनर्जी उनकी क्या है, ज्यादा। ठीक है, तो ये तो एक एप्लीकेशन हुआ। इसके बाद हम लोग एक इसका भी ध्यान रखना आप लोग, आयनाइजेशन एनर्जी कम, मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा, तो रिड्यूसिंग नेचर भी क्या, ज्यादा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा बच्चों, मेटल्स क्या होती है, मेटल्स का क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है। जैसे कि कोई भी आप एग्जांपल लो, सोडियम एक मेटल है, ये क्या करेगी, Na+ आयन बनाएगी। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज करा तो Na+ आयन बना। ठीक है, अब इसका क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर हम यहाँ पर असाइन करें तो ये 0 से किस में गया, +1 में। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका इंक्रीज हुआ है, दैट मींस इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। या फिर हम लोगों को पता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो बच्चों मेटल्स का क्या होता है, जनरली ऑक्सीडेशन ही होता है। तो मेटल्स का ऑक्सीडेशन होता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है, वो दूसरे का क्या कराएगी, रिडक्शन। ठीक है, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम, मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा। मेटल कैरेक्टर ज्यादा है तो रिड्यूसिंग नेचर भी क्या रहेगा, ज्यादा। क्लियर। ठीक है, और यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा तो मेटेलिक कैरेक्टर कम। ठीक है, और रिड्यूसिंग नेचर भी क्या रहता है, मेटल का कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन से कुछ आयनाइजेशन एनर्जी के। तो आज इस वाले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने डिस्कस करा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और उसके कुछ एप्लीकेशन देंगे। ठीक है, जैसे कि मेटालिक कैरेक्टर है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।